हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका क्लास 12 के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज में। हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसके 5 पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको पुराने वीडियोस देखने हैं तो आपको लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इसी चैप्टर का पढ़ने वाले हैं पार्ट 6। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पार्ट 6 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले पार्ट 6 में डिस्कस करेंगे हम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेटिज्म में जो गॉस लॉ है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के गॉस लॉ से किस तरीके से डिफरेंट होता है। ओके, और इसके बाद पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग ऑफ मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले और मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए चलेंगे। ओके, स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि पिछली बार जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर किस किस बच्चे ने सही दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा था हमने कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंडिया के लिए कितना होता है। अर्थ मैग्नेटिज्म का जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था उसमें ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा। तो बहुत सारे बच्चों ने ठीक आंसर दिया है। 4 बच्चों ने, अजहर, संगीता मेहता, जतिन साहू, मुकुल गुप्ता, इन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। वही बच्चे जो हर बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू सभी को पार्टिसिपेशन के लिए। क्या आंसर है हमारा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है वो हमारा 0 डिग्री 41 मिनट दिल्ली के लिए और 0 डिग्री 58 मिनट अप्रॉक्स मुंबई के लिए है। ठीक है, इसका मतलब हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब कंपास को स्टेबल करते हैं या अर्थ के उसमें नॉर्थ पोल या साउथ पोल वाली किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो ऑलमोस्ट जहाँ पे जाके स्टेबल होती है वो ऑलमोस्ट ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ ही होते हैं। उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। देखो कितना कम डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 41 मिनट या 58 मिनट। ठीक है, एक डिग्री से भी कम का डिफरेंस है। ओके, एंगल ऑफ डिप जो है हमारे इंडिया के लिए कितना होता है? 18 डिग्री है अप्रॉक्स। बाकी सभी प्लेसेस के लिए भी सेम रहेगा। साउदर्न इंडिया में हमने मेजर किया है 18 डिग्री। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं गॉस लॉ मैग्नेटिज्म? इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला गॉस लॉ जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। क्या कहते थे हम कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस is always equal to the 1 upon epsilon naught times of the total charge enclosed by the surface। क्या मतलब था इसका? कि अगर मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है? फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया। और Q हमारा, इसमें हम एज्यूम करते हैं कि इसमें एक प्लस का चार्ज रखा है और एक माइनस का चार्ज रखा है, दोनों सेम है। इसको हम डायपोल भी बोल सकते हैं। कुछ डिस्टेंस पे अगर दो सेम चार्जेस डिफरेंट नेचर के रखे हुए हैं तो ठीक है। अगर कोई डायपोल इसके अंदर रखा हुआ है तो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस कितना हो जाएगा? 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, इसी एक कंसेप्ट पे बेस है हमारा गॉस लॉ का मैग्नेटिज्म। आपको पता है कि मैग्नेट्स जो है वो कभी भी मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा किस में एग्जिस्ट करती हैं? डायपोल में। तो गाउसियन सरफेस के अंदर जब भी हम मैग्नेट रखेंगे तो उसमें क्या होगा? डायपोल एग्जिस्ट करेगा। तो टोटल पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से पास होने वाला हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो देख लेते हैं क्या कहती है स्टेटमेंट। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। फॉर्मूला देख लेते हैं। ये जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं ई डॉट डी ए, वैसे ही सेम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सर्कल जो हमें क्या बताता है? क्लोज सरफेस। ये इंटीग्रेशन का साइन वी डॉट डी है हमारा फ्लक्स, और ये हमेशा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, आगे देखते हैं क्यों होता है 0। देयर इज नो मोनोपोल एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट ही नहीं करता है मोनोपोल। हमेशा किसमें आता है? डायपोल में। तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, the magnetic field lines entering the surface are always equal to magnetic field lines leaving the surface। ठीक है, जितनी भी गाउसियन सरफेस में एंटर कर रही होंगी फील्ड लाइंस वो हमेशा एग्जिट करने वाली फील्ड लाइंस के इक्वल होंगी। तो फ्लक्स की टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फ्लक्स एंटर भी करता है, फ्लक्स एग्जिट भी करता है, टोटल फ्लक्स 0 होना चाहिए, तभी हम गॉस लॉ में लिखते हैं टोटल फ्लक्स जो है हमारा वो क्या है? 0 होता है। ठीक है, थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है मैंने डायग्रामेटिकली, उसको देख लेते हैं। सपोज ये मेरी मैग्नेट है, इसके अराउंड मैंने बाहर कहीं एक गाउसियन सरफेस जो है वो एज्यूम की। तो स्फेरिकल सरफेस मैंने एज्यूम किया, आप किसी भी तरह की अनइवन शेप की भी सरफेस एज्यूम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जितनी फील्ड लाइंस इसमें एंटर करेंगी दूसरी साइड से उतनी ही फील्ड लाइंस इसकी जो है वो एग्जिट करेंगी। सो फील्ड लाइंस एंटरिंग पर यूनिट एरिया
will be always equal to the field lines exiting or leaving from the surface per unit area. ठीक है, शेप बदल के देख सकते हैं इसकी, क्यूबिकल शेप की अगर हम लेंगे तो भी सेम सिचुएशन क्रिएट होगी. ठीक है, अगर हम मैग्नेट के अराउंड को इस गाउसियन सरफेस अज्यूम करेंगे तो भी दोनों पोल मैग्नेट के इसके अंदर आएंगे. तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस विल ऑलवेज बी जीरो. मैग्नेट की जगह अगर हम कोई करंट कैरिंग सोर्स ले लें और उसके बाहर या उसके ऊपर हम गाउसियन सरफेस बनाने की कोशिश करें तो भी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस हमेशा क्या होता है, जीरो होता है. ठीक है, आप देखेंगे जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस पर यूनिट सरफेस क्या कर रही हैं, पर यूनिट एरिया क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है. ठीक है, आगे चलते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग ऑफ मैग्नेटिज्म. इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले और मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले दोनों को रिलेट करते हुए पढ़ते हैं ताकि आपको बहुत सारे फॉर्मूले जो है वो याद हो जाएं. दोनों में रिलेशन देखते हैं. आपने देखा कि मैग्नेट्स हमेशा डायपोल में एग्जिस्ट करती हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल के भी हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे. तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रहती है, जो इधर के डायपोल के फॉर्मूले और उसके मैग्नेट के डायपोल के फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम होते हैं. ठीक है, तो कैसे हमें उनको एक दूसरे फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं उसको देख लेते हैं. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमारी एप्सिलॉन नॉट होती है. तो जहां पे भी आपको फॉर्मूले में 1/एप्सिलॉन नॉट दिखे वहां पे आपको क्या, इसको किससे रिप्लेस करना है, हमेशा परमेबिलिटी म्यू नॉट से. ठीक है, परमिटिविटी हमारी एप्सिलॉन नॉट है, 1/एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूले में आपको जहां भी दिखेगा उसको आपको परमेबिलिटी म्यू नॉट से रिप्लेस करना है. आपके पास मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले आ जाएंगे. ठीक है, आगे देखते हैं. चार्ज को हम किससे रिप्लेस चार्ज क्यू को हम किससे रिप्लेस करेंगे, पोल स्ट्रेंथ क्यू एम से या एम. स्मॉल एम हम ज्यादातर लिखते हैं, कुछ बुक्स में क्यू एम आपको लिखा हुआ मिलेगा. ठीक है, देख लेते हैं सबसे पहले डायपोल को ही. ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज 2l डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. तो हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे लिखते हैं, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2l वेक्टर. ठीक है, L के ऊपर वेक्टर लगा लें जरा, वो रह गया है. तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2l वेक्टर, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है. अब अगर हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ये मैग्नेटिक डायपोल वही 2l दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस, तो हम कैसे लिखेंगे, m इज इक्वल टू m डॉट 2l और m इज इक्वल टू qm डॉट 2l. ठीक है, तो m से भी रिप्लेस कर सकते हैं और qm से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा भी आपको बुक, जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हैं उसमें जैसे लिखा हुआ आप वैसे याद कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, फोर्स बिटवीन चार्जेस या पोल्स. दो चार्जेस हैं या दो पोल्स हैं, उनके बीच में फोर्स आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पता है आप कूलम रिपल्शन से कैलकुलेट करते हैं. तो ये दो फोर्सेस है मेरे पास, दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r. तो कैसे लिखेंगे हम फोर्स बिटवीन चार्जेस, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. सबने रट्टा मार रखा होता है. देखो F इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, अब यही फॉर्मूला अगर मुझे मैग्नेटिक पोल्स के लिए लिखना है तो सपोज मैंने ये दो पोल्स पास में रखे. अब इसमें आप किसी भी तरह के पोल्स ले सकते हो, किसी भी तरह के चार्जेस ले सकते हो. आप यहाँ पे दोनों प्लस प्लस के चार्ज भी रख सकते हो, माइनस माइनस के चार्ज भी रख सकते हो. यहाँ पे दोनों एस एस, दोनों एन एन या एक एन और एक एस भी रख सकते हो. ठीक है, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, मैंने सिंबल इसमें इंक्लूड नहीं किया है. इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक प्लस है एक माइनस है. इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन है क्योंकि दोनों एस पोल हैं. तो उन सारी बातों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको लिखना सिखा रही हूँ. ठीक है, सो फोर्स बिटवीन पोल्स, वही डिस्टेंस अगर r हो दो पोल्स के बीच में तो कैसे लिखेंगे, देखो 1/एप्सिलॉन नॉट को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, म्यू नॉट से. ये हमने इसमें फॉर्मूले में म्यू नॉट से रिप्लेस कर दिया. और q1 q2 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, पोल स्ट्रेंथ m1 m2 से. ठीक है, ये चार्ज था हमारे पास q1 q2 और ये पोल स्ट्रेंथ हो गई हमारे पास m1 m2. डिस्टेंस सेम है तो सेम रखेंगे. अगर हमने यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और एज्यूम की होती तो यहाँ फॉर्मूले में चेंज कर देते. ठीक है, सो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर को मैग्नेटिक फोर्स में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, 1/एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट से रिप्लेस किया, q1 q2 को m1 m2 से रिप्लेस किया. बाकी सब चीजें हमारे केस में कांस्टेंट है तो उनको कांस्टेंट रहने दिया. कितनी आसानी से हमने फोर्स बिटवीन पोल्स लिख दिया, जबकि हमने इसका कोई डेरिवेशन अगर नहीं पढ़ा है तो हमें ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. फोर्स ऑन चार्ज और पोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, पोल के केस में मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है,
और ये हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और इस चार्ज को इस फील्ड के अंदर रख दिया, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर। तो कैसे फोर्स लगेगा इस पे? चार्ज पे हमेशा, प्लस के चार्ज पे हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, माइनस का चार्ज होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, फोर्स की वैल्यू देखेंगे अभी कितनी होती है। उससे पहले ये मैग्नेट को हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और साउथ पोल पे किधर लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे हमें फोर्स की वैल्यू कितनी लग रही है वो कैलकुलेट करना हो तो वो हम फॉर्मूला एक दूसरे से चेंज करके देखेंगे, इंटरचेंज करके। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू डॉट ई, सबको पता है ये फॉर्मूला, Q इंटू ई वाला। F इज इक्वल टू क्यू ई, और अगर एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में पोल पे फोर्स निकालना है तो Q को किससे रिप्लेस करेंगे? स्मॉल m से। E को किससे रिप्लेस करेंगे? कैपिटल B यानी मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? F इज इक्वल टू एम बी। ठीक है, तो कितना आसान है फॉर्मूलाज को जनरेट करना। सिर्फ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से चेंज करते जाएं, चार्ज को पोल स्ट्रेंथ से चेंज करते जाएं, 1/एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट से चेंज करते जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से चेंज करते जाएं, तो आपके नए फॉर्मूले जो डायपोल के लिए जनरेट हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, ये हमारा डायपोल है, ये एक्सियल लाइन। तो इसके सेंटर से एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट एज्यूम करते हैं P, इसकी डिस्टेंस कितनी है? R। ठीक है, तो इस पॉइंट P के ऊपर अगर मुझे इलेक्ट्रिक डायपोल कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस डायपोल, तो कितना आता है हमारे पास? आपको पता है, आप ऐसे याद कर रहे हो, 2kp/r³ है ना। तो वही k की वैल्यू हमने पुट की 1/4πε0 2p/r³। p इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम फील्ड मैग्नेटिक एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहें किसी मैग्नेटिक डायपोल की वजह से, तो कैसे लिखेंगे? ये हमारी मैग्नेट, ये पॉइंट P, सेम पॉइंट, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब फील्ड जो है आप वीडियो पॉज करके खुद लिख के देखने की कोशिश करें कि आपको लिखना आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या पुट करेंगे हम? म्यू नॉट, अभी हमने देखा। और P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह हम क्या पुट कर देंगे? कैपिटल M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। बाकी किसी भी क्वांटिटी में हमारा चेंज नहीं होना है, तो हमारे पास फोर्स आ जाए, फील्ड आ जाएगा। फील्ड कितना आएगा हमारे पास? कैपिटल B फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू कैपिटल M इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन R³। ठीक है, कितना आसान है डायपोल मोमेंट के फॉर्मूले लिखना। आगे देखते हैं। इक्वेटोरियल लाइन पे, ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस r है, तो हम फील्ड की वैल्यू क्या लिख रहे होते हैं? -kp/r²। ठीक है, तो वही k की वैल्यू पुट की, -1/4πε0 p/r²। ठीक है, अब फिर से वीडियो पॉज करके आप इस मैग्नेट के लिए r डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिख के देखेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला आएगा आपके पास? 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट लिखेंगे ऊपर, और P की जगह M लिखेंगे, सेम फॉर्मूला। तो B इज इक्वल टू, E को B से रिप्लेस करना ना भूलें, -μ0/4πm/r²। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डायपोल। आगे देखते हैं। टॉर्क ऑन डायपोल, टॉर्क ऑन डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, टॉर्क कैसे लगेगा? ये डायपोल है, हमने फील्ड के अंदर रखा, तो आपको पता है प्लस के चार्ज के ऊपर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और माइनस के चार्ज पे फोर्स जो लगेगा वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो दोनों के ऊपर जो टॉर्क की वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है? P×E। टॉर्क का पूरा डेरिवेशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। टॉर्क टॉ इज इक्वल टू P×E। अब P को आप किससे रिप्लेस करेंगे? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M से, और E को किससे रिप्लेस करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड B से। ठीक है, वही सेम सिचुएशन, मैग्नेटिक डायपोल को हमने फील्ड में रखा, ये फोर्सेस की डायरेक्शन, टॉर्क क्रिएट होगा क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी? M×B। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डायपोल, ये डायपोल जो हमारा रोटेट कर रहा है टॉर्क के इफेक्ट में, तो एक एंगल से दूसरे एंगल पे जाएगा, तो इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है वो देख लेते हैं। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में U इज इक्वल टू P.E। तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक डायपोल के लिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा?
P की जगह हम लिखेंगे M, E की जगह लिखेंगे B, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, तो U इज इक्वल टू माइनस M डॉट B। ठीक है, ये थे हमारा आज का लेक्चर। थोड़ी सी समरी देख लेते हैं ताकि आपको सारे फॉर्मूले फिर से रिवाइज हो जाएं। समरी में क्या पढ़ा हमने आज? गॉस लॉ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस और अ क्लोज सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग में हमने पढ़ा कि 1/एप्सिलॉन नॉट को आपको म्यू नॉट से रिप्लेस करना है, Q को आपको M से रिप्लेस करना है, या QM से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, तो M इज इक्वल टू क्या आएगा? M इंटू 2L, स्मॉल m इंटू 2L। ठीक है, Q को हमने M से रिप्लेस किया, स्मॉल m से, और P को हम हमेशा कैपिटल M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से रिप्लेस करते हैं। L हमारा लेंथ है, दोनों के बीच की लेंथ 2L। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस किया म्यू नॉट से, तो Q1 Q2 को रिप्लेस किया M1 M2 से, तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा बिटवीन टू पोल्स। ये हमारा फोर्स है किसी चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये ऐसे ही सेम हम फोर्स लिख सकते हैं किसी पोल के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, एक्सियल लाइन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2kp अपॉन r क्यूब, तो वहीं से हम 1/एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट से रिप्लेस करेंगे, p को m से रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, ऐसे ही सेम इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? माइनस kp अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे भी 1/एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट से रिप्लेस करेंगे, p को m से रिप्लेस करेंगे, फॉर्मूला आ जाएगा इक्वेटोरियल लाइन के लिए माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 m वेक्टर अपॉन r स्क्वायर। टॉर्क कितना होता है? P क्रॉस E। सो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए टॉर्क कितना हो जाएगा? M क्रॉस B। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? माइनस P डॉट E। तो हमारी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी? M डॉट B वेक्टर। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन तो रह ही गया। क्वेश्चन क्या कहेगा? आपको क्या बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव सिंबल क्यों लगा हुआ है? क्या पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है? और अगर पॉजिटिव हो सकती है तो कब हो सकती है? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ मैग्नेटिज्म, और ये थ्योरी पार्ट का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम या तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज पढ़ेंगे और या फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।